So basically in today's NCERT session we will first cover class 6 NCERT of geography whose first chapter is the earth in the solar system. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक हमारा इस चैप्टर में है वो है सेलेस्टियल बॉडीज़। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं? तो दे आर द हेवनली बॉडीज़। जो भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं वो सारा इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ब्रह्मांड, अब सब थोड़ा सा यूनिवर्स का नाम आया है तो मैं यूनिवर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो यूनिवर्स हमारा कब बना था? इट वॉज मेड अराउंड 13 बिलियन ईयर्स अगो। 13 बिलियन साल पहले हमारा यूनिवर्स बना था एक बिग बैंग एक्सप्लोजन के ड्यूरिंग, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है अगर आप नोट करना चाहो तो हमारे यूनिवर्स का जो डायमीटर है वो है 10 बिलियन लाइट ईयर। डायमीटर 10 बिलियन लाइट ईयर है। और ये जो हमारा यूनिवर्स है ये रेगुलरली एक्सपैंड करते जा रहा है। ये नहीं कि एक स्टैटिक है, मतलब इतना बन के रुक गया, नहीं, ये रेगुलरली एक्सपैंड करते जाता है हर टाइम टू टाइम। ओके, तो सेलेस्टियल बॉडीज़ के एग्जांपल क्या क्या हैं? सन, मून, स्टार्स, जो भी मौजूद है हमारे यूनिवर्स में, सन, मून, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, जो भी, वो सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ में आ जाते हैं, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा स्टार्स। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स है स्टार्स के कि स्टार होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला, हॉट होने चाहिए, बिग होने चाहिए, बर्निंग गैस बॉल मतलब गैस के बने होने चाहिए। तो बेसिकली हमारा जो सन है वो किस चीज़ का बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, ठीक है। स्टार्स के पास अपना हीट एंड लाइट होना चाहिए, और किसी के पास अगर अपना हीट एंड लाइट है तो डेफिनेटली वो उसको एमिट करेंगे। सो दे एमिट देम। उनके पास ज़्यादा मास, ग्रेटर मास होना चाहिए, और उनके पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए जिसकी वजह से जो भी चीज़ स्काई में मौजूद है उसको वो अपने सेंटर की तरफ खींच सकें या अट्रैक्ट कर सकें, जो भी ऑब्जेक्ट स्काई में अवेलेबल है, मौजूद है, उसको। तो यहाँ पे देखते हैं सन हमारा स्टार से क्यों? क्योंकि इनके पास ये सारा फीचर्स है जो कि एक मतलब स्टार होने के लिए चाहिए। क्योंकि हमारा सन जो है वो बिग है, हॉट, गैस के बने हुए बर्निंग बॉल्स हैं, गैस बॉल्स हैं, ओके। उनके पास अपना हीट एंड लाइट है, उसको वो एमिट करते हैं। देन ग्रेट मास है, और उनके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से ये जो अर्थ है हमारा वो उनके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, क्योंकि वो अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं अपनी सेंटर की तरफ, ठीक है। एक यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है, उसको देख लेते हैं हम लोग कि एस्ट्रोनॉमी किसको कहते हैं। तो ये ऐसा ब्रांच है साइंस का जो कि डील करता है विद द स्टडी ऑफ सन, मून, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, इन सब के रिगार्डिंग जिस यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, हम लोग उसको देख लेते हैं। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी किसको कहते हैं? तो ये साइंस का ऐसा ब्रांच है जो कि डील करता है विद द स्टडी ऑफ सन, मून, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज एक्सेट्रा, ठीक है। और इसके फादर कौन है? फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी है निकोलस कॉपरनिकस। इस नाम को आपको याद रखना है, निकोलस कॉपरनिकस इज़ द फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, और अर्थ के बाहर ये जो है हमारा एटमॉस्फेयर है। मान लेते हैं ये है स्टार। अगर कोई भी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाके, मतलब स्पेस में जाके अगर स्टार्स को देखता है तो उन्हें जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हुए नज़र नहीं आएंगे। लेकिन जब हम लोग अर्थ से देखते हैं स्टार्स को तो हमें जो स्टार्स वो ट्विंकलिंग नज़र आता है। क्यों? तो मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकेंड, इसे मैं रीच कर देता हूँ। तो मान लेते हैं ये स्टार्स है और ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ओके। यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो बेसिकली ये जो स्टार्स की लाइट है उसे स्ट्रेट आना चाहिए हमारे पास, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये हमारे पास जो है वो स्ट्रेट नहीं आते हैं। क्यों? इसका कारण मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसके थ्रू ये लाइट जो है पास होता है, और अर्थ का एटमॉस्फेयर में हर जगह अलग अलग डेंसिटी रहता है। क्यों? क्योंकि कहीं पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, कहीं पे डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, कहीं पे वाटर वेपर ज़्यादा होता है, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं टेम्परेचर कम होता है। तो जिसकी वजह से इसका डेंसिटी जो है वो वैरी करता रहता है। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे डेंसिटी कम होगा, जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगा। जिसकी वजह से अगर हम यहाँ से लाइट को देख रहे हैं तो ये लाइट सीधा ना जाके रिफ्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो, ऊपर वैक्यूम है क्योंकि ऊपर कोई हवा नहीं है, तो वैक्यूम से जब वेरिंग डेंसिटी में लाइट आता है तो वो रिफ्रैक्ट कर जाता है। तो ये रिफ्रैक्ट होके हमारी आँखों में आते हैं। तो जैसे मान लेते हैं अभी हमारे पास बस, और ये सब इस साइड जा रहा है, ये कहीं और जा रही है, हमारे आँखों में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे पास बस ये 3 रेज जो आपको दिख रहे हैं, ये बस 3 रे हमारे पास आ रहा है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में जो डेंसिटी है वो हर टाइम चेंज होते रहता है, क्योंकि हवा चल रही है। तो हवा चल रही है जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स, अभी जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कुछ है डस्ट पार्टिकल्स मौजूद है, इसका जो वो है वो बढ़ गया,
हवा चलने की वजह से इसका डेंसिटी चेंज हो गया, जिसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस साइड आ गया। तो अब क्या है, हमारी आंखों में बस ये 2 लाइट ही आ रहा है, तो जिसकी वजह से हमें स्टार्स अब जो है वो कम ट्विंकल करता हुआ नज़र आएगा। तो ऐसा अब आप सोचोगे कि ये चमकता हुआ क्यों नहीं रहता है ट्विंकलिंग, क्योंकि ये हर सेकंड डेंसिटी चेंज हो रहा है। अभी आपकी आंखों में 2 आ रहा है, 2 लाइट आ रहा है स्टार्स से, ठीक है, 2 रेज आ रहे हैं, लाइट रेज आ रहे हैं स्टार्स से। अगले ही 1 सेकंड के अंदर आपको आपकी आंखों में 3 रेज आने लगे, फिर अगले ही सेकंड 4 रेज आने लगे, अगले सेकंड 1 ही रे आया, फिर अगले सेकंड 5 रे आ गया। तो इस तरह से मतलब हर एक टाइम, मतलब विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम आपकी आंखों में जो रेज आ रहे हैं स्टार्स से वो चेंज होते जा रहे हैं। किसी टाइम 8 रेज आ गए, किसी टाइम 10 रेज आ गए, कभी 1 रे आया, कभी 2, फिर ऐसे ही चेंज होते रहा, जिसकी वजह से कभी आपको ब्राइटर दिख रहा है, कभी लेस ब्राइटर, ब्राइटर लेस ब्राइटर, लाइट ब्राइटर लेस ब्राइटर, तो जिसकी वजह से आपको वो ट्विंकलिंग नज़र आता है। सो अब आप आगे देखोगे तो आप समझ जाओगे, वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है कि वाई डू स्टार्स ट्विंकल। तो लाइट जो है स्टार्स से वो पास करते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के, जिसका कि डेंसिटी जो है वो हर जगह अलग अलग है वो, और वो हर एक टाइम चेंज होता रहता है। और जब वो ह्यूमन आई के पास पहुँचेंगे तो वो ट्विंकलिंग नज़र आएंगे। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि है गैलेक्सीज़। तो गैलेक्सीज़ क्या होता है, तो स्टार्स जो है वो जब भी ग्रुप में रहते हैं उसको हम लोग गैलेक्सीज़ कहते हैं। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। इसको आपको याद रखना है कि जो सोलर सिस्टम है विच कंसिस्ट ऑफ सन एंड 8 प्लैनेट्स एंड वेरियस अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। ओके, तो हमने ये देखा कि हमारा जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी, और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से जो क्लोजेस्ट गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आता है, और मिल्की वे गैलेक्सी से जो क्लोजेस्ट गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा है। मैं ये वाला क्वेश्चन आज के क्विज में दूंगा, आई होप कि आप लोग इसका सही आंसर दोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेबुला क्या होता है। तो क्लाउड और डस्ट जो कि स्टार्स के बीच में, ग्रुप ऑफ स्टार्स के बीच में पाए जाते हैं, उसको हम लोग नेबुला कहते हैं। थोड़ा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको इसका इमेज दिखा देता हूँ। ओके, सो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, एग्जैक्टली ऐसा ही हमारा नेबुला दिखता है, और जो न्यू स्टार्स है वो यहीं पे जन्म लेते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ कॉन्स्टलेशंस। तो कॉन्स्टलेशंस है बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स जो ग्रुप में रहते हैं उसको हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं, और ये एक इमेजनरी शेप फॉर्म करते हैं। मतलब लोगों ने जब उसे देखा तो उन्हें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये इस शेप का है, उस शेप का है, ऐसा। वन सच एग्जाम्पल, जिसका इसका एक एग्जाम्पल है उर्सा मेजर, वो लैटिन में है, इंग्लिश में हम लोग इसको बिग बियर कहते हैं। इसका ये एक छोटा सा पार्ट है जो कि स्मॉल बियर कॉन्स्टलेशन, उसको हम लोग बिग डिपर भी कहते हैं। और ये ग्रुप है 7 स्टार्स का, जिसको कि संस्कृत में सप्तऋषि कहते हैं। सप्त मीन्स 7 एंड ऋषि मीन्स सेंट, तो 7 स्टार का जो ग्रुप है उसको हम लोग सप्तऋषि कहते हैं। और बेसिकली ये जो आप देख रहे हो ये सप्तऋषि के 2 एक्सट्रीम स्टार्स को कनेक्ट करोगे तो ये आपको पोलरिस की तरफ दिखाएगा, पॉइंट करता है पोलरिस की तरफ। और पोलरिस पहले के दिनों में, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर गया है, लेकिन पहले के दिनों में ये नॉर्थ पोल को दिखाने के लिए, नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाने के लिए लोगों की हेल्प करता था। खैर अभी भी बहुत सारे लोग इसका यूज़ करते हैं, बट फिर भी अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन ठीक है। ये जो नॉर्थ पोल है उसके जस्ट ऊपर ये स्टार रहता है, तो बेसिकली आप कहीं से भी देखोगे तो ये आपको नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता हुआ नजर आएगा। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में सोल जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है सन। तो बेसिकली सोलर सिस्टम को कहा जाता है फैमिली ऑफ सन। इसमें क्या क्या आते हैं, तो सन, हमारे जो 8 प्लैनेट्स है वो, सैटेलाइट्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। अब आते हैं हम लोग कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर क्या होता है, तो जो टाइम हमारे सोलर सिस्टम को मिल्की वे गैलेक्सी के चारों साइड रिवॉल्व करने में लगता है उसको हम लोग कॉस्मिक ईयर कहते हैं। और ये कितना टाइम होता है, तो ये होता है अबाउट 26,000 ईयर्स, मतलब 26,000 साल लग जाता है हमारे जो सोलर सिस्टम है हमारा, उसको मिल्की वे गैलेक्सी के चारों साइड रिवॉल्व करने में। अब आते हैं हम लोग सन क्या होता है। तो बेसिकली सन जो है वो मेड अप ऑफ गैसेज है, हॉट है, आपको पता है, और मेन जो एलिमेंट्स है इसके वो है हाइड्रोजन और हीलियम। इसको हम लोग येलो डॉर्फ भी कहते हैं। ये पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, और जो नियरेस्ट है मिल्की वे गैलेक्सी से वो है एंड्रोमेडा। ये क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ से जो क्लोजेस्ट स्टार है वो सन है। सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है, क्योंकि इसके चारों साइड ही हमारा जितना भी प्लैनेट है, सेलेस्टियल बॉडीज़ है, सैटेलाइट्स है, वो रिवॉल्व करते हैं। अर्थ जो है अर्थ के लिए या सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स है उसके लिए जो मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है वो सन ही है। ये हम लोगों से कम एंड जो सन है वो हम लोगों से 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है।
ये थोड़ा सा अप्रॉक्स है, अगर थोड़ा सा और परफेक्शन की तरफ हवा होगे तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। इतना डाटा याद रखना काफ़ी है। तो आपको ज़्यादा मतलब प्रॉपर पूरा फिगर्स याद नहीं रखना है, बस आप इतना याद रख लो 149.6 मिलियन किलोमीटर सन से जो है अर्थ का डिस्टेंस है। और जो सन का लाइट है उसको 8.5 मिनट लगता है हमारे अर्थ सरफेस पे पहुंचने में, ठीक है। और जो क्लोजेस्ट स्टार है सन से, हमारे अर्थ और सोलर सिस्टम के लिए जो मेन स्टार है वो सन है, और जो सन से क्लोजेस्ट स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि सन से कितना दूर है तो 4.22 लाइट ईयर्स अवे। इस चीज़ को आपको याद रखना है। मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करके आपको बताता हूँ। तो क्लोजेस्ट स्टार टू द सन प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और इसका डिस्टेंस कितना है 4.22 लाइट ईयर्स अवे, ओके। सो पिछले पेज पे हम लोगों ने देखा कि जो क्लोजेस्ट स्टार है हमारे सन से वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और वो सन से कितनी दूर है तो 4.22 लाइट ईयर्स। तो बेसिकली ये लाइट ईयर होता क्या है, तो जो डिस्टेंस है लाइट ट्रैवल करता है एक साल में उसको हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3.8 10⁸, यहाँ पे मीटर होगा, आप इसको करेक्ट कर लेना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट है पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 3 × 10⁸ किलोमीटर लाइट जाता है। फिर आप सोच सकते हो एक मिनट में कितनी दूर जाएगा, एक घंटे में, एक दिन में, एक महीने में, एक साल में। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा दूरी हो गया। तो बेसिकली लाइट ईयर वही होता है कि जितना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करती है एक साल में उसको हम लोग कहते हैं लाइट ईयर, ठीक है। सन जो है वो बेसिकली सन में 71% हाइड्रोजन है, 28% हीलियम है, 1% अदर गैसेज है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि सन का जो मेन कंपोनेंट है वो है हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि आप देख सकते हो 99% सन में हाइड्रोजन और हीलियम ही प्रेजेंट रहते हैं। तो मेन कंपोनेंट है सन के हाइड्रोजन और हीलियम। अब आते हैं हम लोग प्लैनेट्स पे। तो प्लैनेट जो है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, प्लैनेटिया दैट मीन्स वंडरर। वंडरर मीन्स होता है जो इधर उधर घूमते रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वंडरर। तो हमारा जो प्लैनेट है वो सेलेस्टियल बॉडीज़ है, इसके पास अपना हीट एंड लाइट नहीं है, और मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट हमारे प्लैनेट्स के लिए क्या है सन। ये सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे जो प्लैनेट्स हैं, और ये सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। और वो ऑर्बिट एकदम सर्कुलर नहीं होता, वो थोड़ा सा इलिप्टिकल होता है। ये इस टाइप से होता है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, थोड़ा सा ओवल शेप इलिप्टिकल होता है, पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं होता है। तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। अगर हम उसका डिस्टेंस बता दें सन से, तो सबसे पहले मर्क्यूरी, फिर वेनस, अर्थ, और जो है हमारा थर्ड नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। फिर मार्स, जुपिटर, ये आपको याद रहना चाहिए, वैसे बेसिकली सबको याद ही रहता है ये, ठीक है। 2006 तक प्लूटो भी हमारा एक प्लैनेट था, 9th प्लैनेट, लेकिन उसको अब उससे हटा दिया गया। और इसे डिसाइड किसने किया, तो IAU के द्वारा डिसाइड किया गया कि जो प्लूटो है वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, तो उसको मेन प्लैनेट के सीरीज़ में कंसिडर नहीं किया गया। IAU का फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो हम लोग इसका पार्ट 2 है वो कल अपलोड करेंगे। तो 20 लाइक्स का एम रखते हैं हम लोग, तो आई होप कि आप लोग इतना तो कर ही दोगे। और इसका जो PDF है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी अपना नोट्स बना सकते हो। तो यहाँ से लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।